अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। और ज़ाहिर है खबरें, करंट अफेयर्स आपको पता लगते ही रहते हैं, पता लगते भी रहेंगे। हमारे भी आवाज़ आ रही है आपको? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। हमारे भी शो में ज़ाहिर है इस पे बात होगी 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से लेकर दीगर जो मामलात हैं। उससे पहले कुछ लोगों को हम ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, कुछ लोगों को हम याद करना चाहते हैं। हमारा पहला तारुफ इरफान सिद्दीकी साहब से एक कॉलमिस्ट के तौर पर था। मतलब हम जैसे लोग जिनको उर्दू पढ़ने का शौक़ था, या वो बच्चे जो सीखना चाहते थे कुछ, उन्होंने नवाए वक्त में इनका कॉलम पढ़ना शुरू किया था। और ज़ाहिर एक कंप्लीट लेगेसी है बतौर सहाफ़ी इनके करियर की। इनकी एक अपनी सोच थी जिस पे ये डटे भी रहे और जिसका इन्होंने प्रचार भी किया। और फिर जब सियासत में आए तो एक चीज़ जो सर्टनली काबिल ज़िक्र है कि आपको इनकी बात और इन्हें आपकी बात से 100 इख्तलाफ हो, लेकिन इरफान साहब उन चंद लोगों में से एक थे जिन्होंने हमेशा आपको इख्तलाफ के बावजूद इंतहाई शाइस्तगी, इंतहाई अदब और इंतहाई डिसेंसी को मलूज़े खातिर रखते हुए जवाब देना है। खूबसूरत तरीके से ये इमोशन जो है ये आपने रखा है, बिकॉज आई वॉज एक्चुअली थिंकिंग एग्जैक्टली द सेम। आपने बहुत से लोग हमारे शो पे देखे होंगे, मतलब वी हैव सो एवरी अदर पॉलिटिशियन वी हैव हैड ऑन द शो, लेकिन जब सेनेटर इरफान सिद्दीकी हमारे शो पे होते थे तो एक ईज़ था, एक इख्तलाफ राय वाली बात करना जिसके अंदर इतना इमेंस रिस्पेक्ट से बात करना, एक मजाक का एलिमेंट, एक विट का एलिमेंट भी उनके साथ था। वी ऑलवेज एंजॉयड हैविंग हिम ऑन द शो। कुछ क्लिप्स भी हम साथ साथ शेयर करना चाहेंगे आपके, कुछ लाइट मोमेंट्स भी हमारे उनके साथ बड़े रहे। और उसके अलावा एक तो शो पे हमारा उनसे राब्ता था, एक ज़ाती ताल्लुक भी था, जिसमें लिटरली हमने, चूंकि हमारा उर्दू से तारुफ अखबार पढ़ के ही हुआ था, इरफान सिद्दीकी साहब का कॉलम, मेरी उर्दू का एक मजाक भी बना हुआ था उनके साथ, जो बड़े एक लाइट मैनर में हमारा चलता था। हमारा जो है ना उर्दू डिक्शनरी में कुछ नए अल्फाज का इजाफा करती हैं और मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूं। और वो एक्सेप्ट कर देते थे। फिर एक दफ़ा मैंने उनको मैसेज किया, और आपको पता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कुछ हर साल ही कुछ नए वर्ड्स आ जाते हैं, तो बड़े फ़नी किस्म के अजीब व गरीब साउंडिंग कुछ वर्ड्स आए हुए थे। तो मैंने उनको वो मैसेज किया कि देखें, सिर्फ मैं उर्दू में ही नहीं ईजाद करी, अंग्रेज़ी में भी कितने नए नए वर्ड्स हैं। मतलब देयर वाज अ वेरी गुड रैपो बिटवीन ऑल ऑफ अस। और सर्टनली हमारे लिए तो एक ज़ाहिर है जो सेनेटर थे, जो सियासी वाबस्तगी थी उससे अलग एक बुज़ुर्ग की हैसियत भी रखते थे। सो आप जब बुज़ुर्गों की नशिस्त में बैठते हैं तो आप लिटरली बहुत कुछ सीखते हैं। उनके तजर्बात, उनके किस्से, उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी नॉलेज, उनकी मुलाकातें, एब्सोल्युटली। सो हम यहाँ उनके लिए दुआ करेंगे और हम कहेंगे कि अल्लाह ताला इनकी इमीडिएट फैमिली को सब्र जमील अदा करे और इनके दर्जात बुलंद करे, इनकी आगे की मंजिलें आसान करे। फिर साथ ही इरफान सिद्दीकी साहब को तो हम याद कर ही रहे हैं, एक और शख्सियत जिनका मुझे मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में भी इंटरव्यू करने का इत्तफाक हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे शो पे इस तरह से कभी वो इंटरव्यू नहीं हो सका। डॉक्टर आरिफा सैयदा की हम बात करेंगे। उर्दू कॉन्फ्रेंस एंड अदर वेन्यूज, आई आल्सो गॉट अ चांस टू स्पीक टू हर। एक्चुअली उर्दू कॉन्फ्रेंसेस और जो बाकी जो आप बात कर रहे हैं लिटरेरी फेस्टिवल्स, दे वुडंट बी कंप्लीट without her presence. Absolutely. अच्छा, और वो ऐसी शख्सियत थी कि वो she would draw the crowd. मतलब हर किसी को उनके बोलने का तरीका, उनकी विजडम, उनकी बातें, और उनका एक बहुत ही क्या कहूँगी, बड़ा आसान तरीके से एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ को समझा देना। एंड द थॉट, मतलब ऐसी बात करना जो आप सोचने पे मजबूर हों। और हमारा उनसे पहला तारुफ, मेरा उनसे पहला तारुफ, वी यूज्ड टू गो टू स्कूल, और पीटीवी ने अपनी ट्रांसमिशन एक्सटेंड की थी। पीटीवी स्टार्टेड, पहले शाम में बंद हो जाता था ना जल्दी पीटीवी। हाँ, उसके बाद पीटीवी ने अपनी जब ट्रांसमिशन एक्सटेंड की तो नाइट टाइम ट्रांसमिशन के नाम से एक लाइव ट्रांसमिशन होती थी जिसमें नूरुल हसन, तौसीक हैदर, शमून हाशमी, ये सारे लोग इंटरव्यू किया करते थे और इन जैसे लोग मेहमान हुआ करते थे। सो उसमें हमारा पहला तारुफ हुआ डॉक्टर आरिफा से, और फिर माशाल्लाह फिर सभी, पूरी दुनिया ही उनकी मद्दाह थी, पूरी दुनिया ही उनकी फ़ैन थी। क्या जुमलों की उनकी बुनत, उनका सोच का ज़ाविया, उनके अल्फाज का चुनाव, हर चीज़ ही बाकमाल थी। सो हम उनको भी खिराज तहसीन पेश करेंगे। लिटरली जो हमारा अदब का उफ़क़ है, जो हमारा इल्म का, जो दानिश्वरी का उफ़क़ है, वो इनके बग़ैर, इरफान सिद्दीकी साहब के बग़ैर काफ़ी वीरान लग रहा है। वैसे अब्दुल्ला, आपने इतना अच्छा ट्रिब्यूट दिया और ख़ास तौर पे डॉक्टर आरिफा सैयदा के लिए आपने जो खुद उर्दू के अल्फाज यूज़ किए हैं, शी वुड बी क्वाइट प्राउड ऑफ दैट एज वेल।
But you know, such people demand the kind of respect and the choice of words that you just used as well, क्योंकि वो खुद इतने careful थे ये दोनों हस्तियाँ in their life as well about how they were heard and seen. It's a loss, definitely a loss. हाँ, और बहुत सारी बातें उनकी हमें याद हैं। उन्होंने कहा कि मोहब्बत में अगर आप बेवकूफ़ नहीं हो सकते तो आप मोहब्बत नहीं कर सकते। तहज़ीब छुरी और कांटे को किसी ख़ास जाविये से पकड़ने का नाम नहीं है। तहज़ीब इज़ मच मोर दैन दैट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब इनकी कितनी बातें, अब यू वुड नॉट बिलीव कि आई यूज्ड टू राइट देम ऑन पेपर व्हेन आई यूज्ड टू लिसन टू हर when I was in school. There's so many, you know, things that come to mind as well. It's definitely a loss. Individual loss तो obviously उनके करीब लोगों के लिए होगा, लेकिन मुल्क के लिए, हमारी नेशन के लिए भी अच्छा जी, अभी हमें आपको ज़ाहिर है वी हैव टू कीप यू अप टू स्पीड। क्या कुछ होता रहा कल नई दिल्ली में, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर भी बात करेंगे। अफ़गान तालिबान, अफ़गान रजीम के साथ जो मुज़ाकरात का मामला है उस पर भी नई पेशरफ्त हो रही है, उस पर भी बात करेंगे। और वफाकी हुकूमत ने 27वीं तरमीम का एक मरहला बासानी तय कर लिया। अब 2/3 अक्सरियत से सेनेट में आइनी तरमीम मंजूर कर ली गई है। अपोजिशन का शोर शराबा भी ज़ाहिर होता रहा। हुकूमत ने मतलूबा 64 वोट हासिल कर लिए। कौमी असम्बली का इजलास आज 11 बजे तलब किया जाएगा। अच्छा, जिसमें आपको ये भी बता दें कि आइनी तरमीम का बिल जो है वो पेश किया जाएगा और सेनेट में हुकूमती इत्तेहादी जमातों को मजीद 2 वोटों की ज़रूरत थी जो पूरी हो गई। तहरीक इंसाफ के सैफुल्लाह अबड़ू और JUIF के अहमद खान आगे आए और हुकूमत का काम आसान बना दिया। सैफुल्लाह अबड़ू ने वोट देने के बाद सेनेट की नशस्त से इस्तीफ़ा भी दे दिया और उन्होंने तहरीक इंसाफ से गिले शिकवे भी किए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, हम आपको दोबारा ले आएंगे। बात यह है सर, मैंने जो आज यहाँ वोट दिया, मैंने अपने फील्ड मार्शल और पाक अफवाज की वजह से ये वोट दिया है। और मैं दूसरी बात आपको वाज़ेह बता दूं सर, जब 26वीं अमेंडमेंट आई थी लास्ट ईयर, तो अभी मैं जब यहाँ से निकलूंगा सर, अभी भी काफ़ी लोग ये आपके यहाँ सेनेटर बैठे थे, ये पहले ये हमारे लोगों को मतलब तंज कर रहे थे आपकी साइड के, कि देखो अबड़ो कहाँ गया। मैं वोट देने आया, जनरल आसम मुनीर की वजह से वोट देने आया हूँ, किसी और की वजह से नहीं, किसी को भूल है शायद। लास्ट ईयर सब जब बात हुई थी 26वीं अमेंडमेंट पे, तो मेरी फैमिली के 10 मेंबर, मेरी मिसेज अरेस्ट हुई थी। किसी को पता है यहाँ मेरे पार्टी ने कितना मेरे लिए आवाज उठाया था? 10 मेंबर, कोई एक भी सेनेटर कहे PTI का जिसके बदले उठाए गए थे, मेरे 10 फैमिली मेंबर उठाए गए थे। और सर उसके बाद जब वो तरमीम हो गई तो आपने भी जमत की, शहादत साहब ने भी तब इलेक्शन कमीशन को जाके आपके वो एप्लीकेशन दी, आपने भी डी नोटिफिकेशन के लिए इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजा। मैं आज सर यहाँ अपनी सेनेटरशिप से इस्तीफा देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि कल आप यहाँ मुझे डी नोटिफाई करके इलेक्शन कमीशन भेज दें। मैंने आपका टाइम इस वजह से लिया, मैं अपनी इस सीट से सेनेटरशिप से इस्तीफा देता हूँ। थैंक यू सर। हम आपको फिर बना देंगे। अच्छा जी, आपको ये भी बताएं कि उधर सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने सोशल मीडिया पर पैगाम में सैफुल्लाह अबड़ू को पार्टी से निकालने का ऐलान कर दिया है। बहरहाल इत्तेहादियों की मुशावरत के बाद मंजूर शुदा तरमीम के मुताबिक फील्ड मार्शल का ओहदा जो है वो ताहयात होगा और आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म कर दिया गया है। फील्ड मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का रैंक जो है वो हासिल करने वाला ताहयात यूनिफॉर्म में ही रहेगा। रैंक और मरात जो हैं वो ताहयात रहेंगी। ये सारे क्लॉजेज हैं जो एक्चुअली मंजूर हुए हैं। सदर की तरह फील्ड मार्शल को भी अदालती इस्तिस्ना हासिल होगा। कोई फर्द वाहिद फील्ड मार्शल का टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। गवर्नर के खिलाफ इसकी मुद्दत के दौरान एज़न जितनी देर गवर्नरी है उसकी मुद्दत के दौरान कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं हो सकेगी। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार ने इन सेनेटर्स का शुक्रिया खासतौर पर अदा किया जिन्होंने पार्टी पॉलिसी से हटकर तरमीम की हिमायत में वोट दिया है। सुन लीजिए क्या कह रहे थे। इस हाउस में तमाम साथियों का मशकूर हूँ और साथियों का मैं खसूसी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपनी ज़मीर को देख के और जिन्होंने समझा कि ये चीज़ मुल्क के इंटरेस्ट में है, मुल्क के लिए इसको वोट देना चाहिए। वो हमारे दोस्त वो भी साथी हैं जिन्होंने वोट दिया और बहादुरी के साथ वोट दिया। यही स्पिरिट है डेमोक्रेसी की, यही स्पिरिट है पार्लियामेंटेरिज्म की, यही स्पिरिट है फेडरलिज्म की। अच्छा जी, आपको ये भी बताएं कि सेनेट से मंजूर 27वीं आईनी तरमीम के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत में सूबों से बराबर तादाद में जज और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से
कम से कम एक जज होगा। ये सारी सूबों से डिवीजन बराबर हुई है। तादाद में होंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कम से कम एक, और इस्लामाबाद से जजेस की तादाद जो है सूबों के जजेस से ज़्यादा नहीं होगी। यही हम समझा रहे हैं आपको। और आईनी अदालत तब खुद नोटिस लेगी जब कोई उसके लिए दरख्वास्त देगा। ये असखुद तो असखुद होता है, दरख्वास्त तो नहीं, यू हैव टू अप्लाई दायर अ पिटिशन फॉर इट। हाई कोर्ट जज की ट्रांसफर जुडिशल कमीशन के जरिए होगी। 27वीं तरमीम के मुताबिक जज ट्रांसफर से इनकार करेगा तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल होगा, मतलब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का जज को सामना करना पड़ेगा। जज को इनकार की वजूहात बताने का मौका मिलेगा। अपोजिशन ने 27वीं आईनी तरमीम को आइन की रूह के खिलाफ करार दिया है। PTI रहनुमा असद कैसर ने खास तौर पर पीपल्स पार्टी को निशाने पर रखा। मैं समझता हूँ कि पीपल पार्टी ने बाकायदा जो है ना अपने नाना के जो 1973 का आइन था, जो बहुत बड़ा तोहफा दिया था, बिलावल भुट्टो ने उसके ऊपर खुद का हमला किया। पीपल पार्टी अमलन जो है ना अपने जो उसका कोर नजरिया था उससे हट गई है। और इस तरह मुस्लिम लीग नून, ये सारी पोलिटिकल पार्टी जो है ना बिल्कुल अभी अशराफिया की नुमाइंदे बन गई है। जो भी ये इन्होंने ये अमेंडमेंट किए, जब भी हमारी हुकूमत आएगी हम सबसे पहले इस तमाम अमेंडमेंट को ख़त्म करेंगे, 1973 आइन को अपनी अमली शक्ल में वापस लाएंगे। 18 अमेंडमेंट एक ऐसी अमेंडमेंट थी जो कौम की और आवाम की और छोटे सूबों की मफादात की प्रोटेक्शन करती है। हम 18 अमेंडमेंट को साथ रख के कुछ वो है, लेकिन हम 1973 आइन को वापस बहाल करेंगे। साथ ही आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने लाड़काना में किसानों से खिताब करते हुए 27वीं तरमीम को बड़ी कामयाबी करार दिया। क्या कहना था उनका, देखें। इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम सेनेट और नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान से ये सिलसिला चल रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि आइन अमानत है भुट्टो का, और हमने 1973 की आइन पूरा कंसेंसस के साथ पास करवाया। 18th अमेंडमेंट पूरा कंसेंसस के पास करवाएं, और कुछ ऐसे आईनी तरमीम आए हैं जो जितना मुमकिन कंसेंसस हो हमने उतना मुमकिन कंसेंसस का बंदोबस्त करके वो आईनी तरमीम पास करवाए हैं। अब हो सकता है कि किसी एक शिक पे आपका कोई और राय हो, CM साहब का कोई और राय हो सकता है कि किसी दूसरा शिक पे, तीसरा शिक पे कोई और राय हो, मगर इस पे कोई दो राय नहीं होगा कि आईनी अदालत में सूबा बलोचिस्तान को उतने ही जजेस होंगे जितना सूबा सिंध से ताल्लुक रखेंगे, सूबा पंजाब से उतना ही जजेस होंगे जितना सूबा पख्तूनख्वा के जजेस होंगे, और तमाम जज साहिबान जो मुल्क के सबसे बड़े बड़े फैसले हैं वो बराबरी के सतह पर अब तय किया जाएगा। मैं आप सबको इस बहुत बहुत बड़ा कामयाबी पे मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ, आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि ये एक बहुत लंबा जदोजहद रहा है। सेनेट से मंजूरी के बाद अब 27वीं आईनी तरमीम आज कौमी असम्बली में पेश की जा रही है। 11 बजे इजलास शुरू हो जाएगा। हुकूमत के सामने यहाँ खुला मैदान ही है। हुकूमत के पास पहले ही 2/3 अक्सरियत मौजूद है। ये फॉर्मेलिटी हुकूमत जब चाहे पूरी कर लेगी। बहुत सारी बातें हैं, मतलब आईनी अदालत का क़याम जिस तरह हो रहा है, मतलब पहली दफ़ा की उसकी फॉर्मेशन, उसमें ज़ाहिर है वज़ीर आज़म सजेस्ट करेंगे, सदर मुमलिकत उसका चीफ जस्टिस अपॉइंट करेंगे, उस पर भी एतराज़ उठ रहा है। लेकिन उसके बाद जो मेंबर्स मुसलसल जुडिशल काउंसिल, जुडिशल कमीशन का हिस्सा रहेंगे, वहाँ से कुछ सवालात पैदा होते हैं। सवालात तो बहुत सारे पैदा होते हैं। तो जैसे कि हमारे गेस्ट हैं ना, तो उनसे पूछ लेते हैं। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने हमें ज्वाइन किया है, मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी अमूर हैं। राना साहब, क्या हाल है आपका? राना साहब, जैसा कि बहुत पहले से ही ऑब्वियसली पता था, 27वीं तरमीम जो है वो फटाफट पास भी हो गई, लेकिन ना ये मुतफ़िका हो सकी, ना हम इसे मुकम्मल गैर मुतनाज़े कह सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि 26वीं तरमीम की तरह ये मामला भी अदालतों तक जाएगा? ये भी ख़त्म नहीं हुआ। देखिए, इस पे फटाफट का लफ्ज़ जो है ये मैं नहीं समझ सकता कि ये आपने किस पैराए में जो है वो इस्तेमाल किया है। ये तरमीम जो है ये बाकायदा ऐवान में पेश हुई, पेश होने के बाद जो है ये कमेटी के सुपुर्द हुई, जो कि एक तरीक़ाकार है, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं। वहाँ पे जो कमेटी है वो 3 दिन जो है वो वहाँ पे बैठी है। उन्होंने एक एक शिक के ऊपर जो है वो गौर किया है, बाद चीज़ें जो है वो डिलीट की हैं, बाद चीज़ें जो है वो ऐड की हैं, और उस दौरान हाउस में जो है वो इसके ऊपर बहस होती रही है, और काफ़ी लोगों ने अपोजिशन से भी और ट्रेजरी बेंचेस से भी है लोगों ने स्पीचेस की हैं। तो उसके बाद फिर
कोई तकरीबन कोई 5 से 6 घंटे का जो है वो वक़्त लगा है, जिसमें पहले कुछ तकारीर हुई और उसके बाद फिर वो पूरा प्रोसीजर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आइन में दर्ज है, जो तरीक़ाकार है, तो उसके मुताबिक एक एक शिक के ऊपर जो है वो बाकायदा वोटिंग हुई है और उस वोटिंग के बाद जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो पास हुई है। तो इसमें ना तो कोई जल्दी वाली बात है और फिर ऐसा भी नहीं है कि इसके ऊपर जो है वो कोई हफ्तों और महीनों बैठे रहने की ज़रूरत थी। इसके ऊपर बहस हुई, तजावीज़ आई और जहाँ तक मुतनाज़ा या गैर मुतनाज़ा होने की बात है, तो देखें एक आइन में तरीक़ाकार है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए और वो 2/3 मेजॉरिटी है। तो जो चीज़ 2/3 मेजॉरिटी वोट हासिल करके पास होगी तो उसे आप गैर मुतनाज़ा तो नहीं कह सकते। बाकी अपोजिशन जो है, अपोजिशन ने तो अगर उसके ऊपर इत्तफाक़ राय के लिए कोई बैठना होता तो वो कोई तजवीज़ लेके आते। वो ये कहते कि जी आप इस चीज़ को जो है वो इस तरह से कर दें या हमारी भी बीच में कोई तजवीज़ शामिल कर लें। तो अपोजिशन के बदलो तो आपको पता है उन्होंने स्टैंडिंग कमेटीज़ का भी बाइकआउट किया हुआ है, वो बैठने को भी तैयार नहीं है, गुफ्तगू करने को भी तैयार नहीं है। अच्छा राना साहब, अब इस तरमीम के सामने आने के बाद या इसकी मंजूरी तक हर मरहले में अपोजिशन ने जिस हद तक कर सकते थे मुज़ाहमत की, शोर शराबा भी किया, कॉपियाँ भी फाड़ी, सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए। सियासी मुखालफत के साथ साथ एक वजह यह भी थी कि हुकूमत ने इत्तेहादियों को तो एतमाद में लेने की कोशिश की थी, लेकिन अपोजिशन को सिरे से एतमाद में लेने की कोशिश ही नहीं की, जो कि हमने 26वीं आइनी तरमीम की दफ़ा देखा था। तो अगर ऐसे रवैये होंगे तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो पहले ही इतना डिस्टेंस है सर और बढ़ेगा और दूरियां होती चली जाएंगी। मतलब एक कामयाब जमहूरियत के लिए, या कामयाब को निकाल भी दीजिए, एक जमहूरियत के लिए हुकूमत और अपोजिशन का दोनों का फंक्शनल होना ज़रूरी है ना। देखिए ऐसे रवैये से मुराद जो हमारी इत्तेहादी पार्टीज़ हैं उन सब को हमने दावत दी, वो तशरीफ़ लाए और उनके सामने हमने हर चीज़ रखी और उसके ऊपर उनकी कीमती तजावीज़ भी ली, उनसे रहनुमाई भी ली और उसके मुताबिक जो है वो बात चीज़ें जो है उनमें किसी हद तक जो है वो कोई यानी जो है वो तब्दीली भी हुई। कुछ चीज़ों को ड्रॉप किया गया, कुछ चीज़ों को ऑप्ट किया गया। लेकिन पीटीआई का या अपोजिशन का मसला ये है कि वो तो बैठने को तैयार ही नहीं है। उनको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने यौम आज़ादी पे उनको बाकायदा ऑफ़र की कि आएँ मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान करें, बैठें, पाकिस्तान के इश्यूज़ के ऊपर जो है वो बात करें और उनके हल के लिए जो है वो मुश्तरका लाहे अमल और पॉलिसी जो है वो इख्तियार करें। लेकिन वो इस बात पे नहीं आए। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस 3 मरतबा उनको बैठने, डायलॉग करने की जो है वो पेशकश की जा चुकी है। तो इस मरतबा भी हमने कोशिश की, लेकिन वो मीटिंग करने को या डायलॉग करने को या साथ बैठने को, वो तो जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं जिसमें उनका इस्तेहकाक है कि वो एक मेंबर के तौर पे, सेनेटर के तौर पे या एमएनए के तौर पे उन कमेटियों की चेयरमैनशिप भी उनको करें और उनकी जो है वो वहाँ पे नुमाइंदगी करें। उन्होंने तो वहाँ से भी जो है वो रिज़ाइन कर दिए, वहाँ से भी वो निकल गए। तो ये तो उनका रवैया है, उनका रवैया यही है कि उन्होंने यही कुछ करना है, यही वो इससे पहले करते रहे हैं, यही कुछ उन्होंने आगे करना है। अच्छा जी, सॉरी मुझे थोड़ी सी आवाज़ जो है वो एंड में ख़त्म हो गई थी। राना साहब एक और सवाल, इस तरमीम में बहुत कुछ हो गया लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो नहीं हो सकी। 28वीं तरमीम के लिए मुत्तहिदा मकामी हुकूमतों वाला बिल्कुल जो मुतालबा था वो ANP की सूबा नाम करने की तजवीज़ भी थी, निकालने की सूबा खैबर बिल्कुल उन्होंने कहा कि इसका जो नाम है वो तब्दील कर दे। लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून की NFC अवार्ड जो है उस पर नज़रसानी वाली ख्वाहिश भी दोबारा शामिल करेंगे या फिर 28 या फिर कुछ और सोचा है? उस वक्त मुशर्रफ डिक्टेटर जो है वो बरसे इक़्तिदार था और पूरी अपोजिशन जो है वो एक तरफ थी, पीपल्स पार्टी, PMLN, बाकी छोटी जमातें सारी। तो उन्होंने मिल के एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो बनाया था। तो उसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया था।
तो वो पिछली दफ़ा 26 तरमीम में वो बावजूद जो है वो बेंच की हद तक बात रुक गई। तो एक तो उसको बनाया गया और दूसरा ये है कि जो हमारी मुसल्लह अफवाज का इंटरनल जो कमांड स्ट्रक्चर है उसमें जो असर हाज़िर के तकाज़े हैं, जो हमें मार्का हक़ बयानुल मरसूस में जो अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है उससे जो लेसन्स या जो एक्सपीरियंसेस हासिल हुए हैं, तो उसके मुताबिक जो है वो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में जो है वो तब्दीली की गई है जो कि ज़रूरी थी। और वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल जो है वो मामला है, उसमें कोई सियासत या सियासी बहस मुबासे वाली बात नहीं है। हम चाहते थे कि एजुकेशन से मुतल्लक, हेल्थ से मुतल्लक, पॉपुलेशन से मुतल्लक, लोकल बॉडी से मुतल्लक, तो ये सारे इशू जो हैं इनके ऊपर कोई कंसेंसस नहीं हो सका। और लोकल बॉडी के ऊपर खैर कोशिश भी की गई कि इस मरतबा कुछ ना कुछ को पेशरफ्त हो, लेकिन बहरहाल ये सारे जो बुनियादी और अवामी अहमियत के मामलात हैं इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन का गौर व फिक्र का आगाज़ हो चुका है। तो अब जैसे ही बात आगे बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे कंसेंसस होता जाएगा तो उसके मुताबिक जो है वो फिर ये अमेंडमेंट्स भी जो है वो होंगी, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी के लिए एटलीस्ट जो है वो अगर सब में नहीं तो कम से कम जो है वो 2/3 जो कि एक बड़ी अक्सरियत होती है तो उसके अंदर कंसेंसस होना जो है बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए इन मामलात को जो है वो ज़ेर बहस, ज़ेर गौर व फिक्र रखा जाएगा और जैसे जैसे कंसेंसस होता जाएगा तो वो अमेंडमेंट्स होती जाएंगी। शुक्रिया आपका, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सो प्रीटी मच 28 वुड बी अच्छा, वेरी सून। एक लीगल पर्सपेक्टिव जो है वो भी हम लेना चाहते हैं और शाह खावर एडवोकेट हमारे साथ होंगे। कानूनी मौक़िफ़ लेते हैं। शाह खावर साहब एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब शुक्रिया। शाह साहब, आइन में तरमीम के ज़रिए वफाक में आइनी अदालत का क़याम हो रहा है, आपके ख़्याल में सबसे पहले इसी पॉइंट पर बात कर लेते हैं। और भी ज़ाहिर है आइनी अदालत के क़याम, जजेस की ट्रांसफ़र से मुताल्लिक बहुत सारी शिकें हैं, लेकिन आइनी अदालत के क़याम से निज़ाम इंसाफ पर मजमूई तौर पर क्या असर मुरत्तब होगा? देखिए, इसके तो बड़े दूररस नताइज तो होंगे, क्योंकि जब 1973 में जब आइन बनाया गया था तो उसमें सुप्रीम पाकिस्तान की जो दायरा इख्तियार था वो 3 ज्यूरिस्डिक्शंस थी उसकी। एक 184 के तहत ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन थी, 185 के तहत अपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन थी, और इसी तरह जो सबसे इम्पोर्टेंट ज्यूरिस्डिक्शन थी वो 184 थी। उसमें एक तो ये है कि 2 हुकूमतों के दरमियान अगर कोई तनाज़ा है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें फाइनल आर्बिटर होती थी, और दूसरा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट थी 184(3) जो कि बुनियादी हकूक के हवाले से अगर कोई मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है तो और उसका जो है ताल्लुक मुफाद आमा से हो, तो ऐसे सूरत में सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करती थी, और उस जिसको सुओ मोटो ज्यूरिस्डिक्शन भी कहते थे। अब ये जो आर्टिकल 184 है, ये टोटल जो है ये मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन और उसके दायरा-ए-कार से बाहर निकाल दिया गया है, और इसका इख्तियार जो है वफाकी आइनी अदालत को दे दिया गया है। अब वफाकी आइनी अदालत ही ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के ऊपर जो है वो फैसला कर सकेगी और हुकूमत को अपनी राय भी दे सकेगी। ओके, गॉट दैट। ये बताइएगा कि इस तरमीम के मुखालफिन जो हैं उनका बड़ा एतराज़ ये है कि हुकूमत के पास अब हैंड पिक्ड अपनी मर्जी के जज लगाने का इख्तियार आ गया है, और हुकूमत जो है ऑन दी अदर हैंड वो कहती है कि जज तो इसी जुडिशल सिस्टम से होंगे, तो इसलिए मर्जी वाली तो बात ही नहीं है। आपको क्या नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि ये जो तब्दीलियां होने जा रही हैं आईनी अदालत के क़याम के हवाले से, ये एक बड़ा एक स्ट्रक्चरल चेंज है सुपीरियर जुडिशरी में और खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो अहम ज्यूरिस्डिक्शन है, ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन आर्टिकल 184, जो अब जा रही है वफाकी आईनी अदालत के पास, तो ये वाकई एक बहुत बड़ा एक शिफ्ट है, जो कि एक बड़े अरसे से 1973 का आइन बना था और उसमें जुडिशरी के मुख्तलिफ ज्यूरिस्डिक्शन थी, और एक अहम ज्यूरिस्डिक्शन जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से विड्रॉ करके वफाकी आईनी अदालत को दी जा रही है। गो कि वो ऐसे मामलात को जो है उसका अहाता करने और उनके ऊपर फैसला करने की मजाज होंगी, लेकिन इसमें जो आपका दूसरा एक सवाल है वो ये है कि जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है वो ऑलरेडी
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वफाक की जो है वो नुमाइंदगी करते हैं और उसकी मुआवनत करते हैं, तो एक वफाकी आईनी अदालत बनने के बाद उनकी मसरूफियत वाकई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जितने भी आईनी मामलात होते हैं, आइन और कानून की तशरीह के जो मामलात होते हैं, उसमें ये ज़रूरी है कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान या एडवोकेट जनरल्स को जो है वो नोटिस इशू किए जाते हैं, उनसे जो है वो मामलत दी जाती है। तो मेरा ख्याल है कि फिर अटॉर्नी जनरल ऑफिस को ज़्यादा मौसर होना पड़ेगा। उनकी जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं और ख़ास तौर पे जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं, उनकी मज़ीद जो है उसकी तैनातियाँ करनी पड़ेंगी, ताकि अटॉर्नी जनरल जो है वो अपनी मौजूदगी अपने सीनियर लॉ ऑफिसर्स के ज़रिए वहाँ पे यकीनी बनाए। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, एक अनयूजुअल चीज़ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और चूंकि ये एक अनहोनी बात आ रही है और सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट की हैत जो है वो बिल्कुल तब्दील होने जा रही है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है मेरा ख्याल इसके आएंगे। अच्छा शाह साहब, इस तरमीम के बाद सुपीरियर जुडिशरी में बहरहाल एक बहुत बड़ी तब्दीली तो आएगी। यहाँ आने वाले आइनी मामलात में अक्सर हुकूमती जवाबदेही होती है और इसके लिए अटॉर्नी जनरल काफ़ी मसरूफ़ी नज़र आते हैं, तो क्या उनके काम में आसानी पैदा होती नज़र आ रही है आपको, या चैलेंज और मुश्किलात बढ़ेंगी? और देखिए, वैसे तो इसके फवायद भी हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमने देखा है कि माजी में सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा वक्त जो है वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 184(3) के तहत जो मुकदमात होते थे उसमें गुजरता था, और जो 52,000 लोगों को केसेस हैं जिसमें फौजदारी, दीवानी और कमर्शियल और टैक्स मैटर्स हैं, वो इग्नोर हो जाते थे। तो इसी की स्पिरिट के मुताबिक ये तरमीम की गई है और वो इसमें वफाकी आईनी अदालत का क़याम अमल में लाया गया है, जो कि बड़ा कंसिस्टेंटली पॉलिटिकल पार्टीज के मंशूर में भी थी। लेकिन इस पर जो तनकीद हो रही है वो ये हो रही है कि अभी आपने जैसे देखा है कि जो तरमीम लाई जा रही हैं और उसमें इसको जो चीफ जस्टिस होंगे वफाकी आईनी अदालत के, उसको वजीर आजम जो है उसकी एडवाइस के ऊपर सदर मुमलिकत उसका तकर्रर करेंगे, फिर सदर मुमलिकत और वजीर आजम जो है वो नए चीफ जस्टिस आईनी अदालत के मशवरे से बाकी जजेस का तकर्रर करेंगे। तो इससे पहले जो तरीक़ाकार है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके तहत हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकर्रियां होती थी, ये उससे जरा हट के कल रात आज़म रज़ी तारड़ जियो प्रोग्राम में ज़ाहिर नुकता उठ रहा था पहले भी और अब भी उठ रहा था, तो उन्होंने कहा दिस इज ओनली वन टाइम, सो दिस इज़ वन टाइम ओनली के वज़ीर आज़म ये तकर्रुर कर रहे हैं, और क्योंकि तश्कील पा रही है और इसके बाद ज़ाहिर है ये शिक ही ख़त्म हो जाएगी। सो ये उनका मौक़िफ़ था। बहुत शुक्रिया शाह खबर साहब, थैंक यू। अभी हम मैच की बात करेंगे। आपको पता है हमारी सीरीज शुरू हो रही है श्रीलंका के साथ। भाई हम तो जीत रहे हैं आजकल, तो ज़रूर आए और लोग आए। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला वनडे जो है आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका आपको पता ही है साउथ अफ्रीका के साथ हमने क्या किया, उसके बाद टीम ने श्रीलंका को भी शिकस्त देने की ठान ली है और कौमी टीम की क़यादत शाहीन शाह अफरीदी करेंगे और श्रीलंकन टीम की कमान जो है वो उनके कप्तान के सुपुर्द है। नहीं, नाम ले अच्छा चलिए याया से मदद लेते हैं हम। सो याया एक तो श्रीलंकन टीम के कप्तान का नाम समझा दीजिएगा, क्योंकि आपको तमाम लोगों के तमाम नाम याद होते हैं, याया आवाज आ रही है इंक्लूडिंग द मिडिल नेम्स, इंक्लूडिंग द मिडिल नेम्स। याया क्या हाल है आपका, कैसे हैं, आवाज आ रही है आपको? और अब्दुल्ला आपको भी अस्सलाम वालेकुम। चतीरा असलंका, ये श्रीलंका दोबारा we have to practice it. चतीरा असलंका, नहीं सर, ठीक है, I didn't get it. असलंका असली आपने सुना होगा ना, असली बरी का दादा, तो वो याद रखिएगा। हाँ, हसलंका याद रहेगा। ओके, हसलंका, ऑलराइट, ओके जी। असलंका, okay, we get it. You know what, I'm going to write this down. What is the तैयारी for today? क्या आप तक खबरें पहुंच रही हैं? Who would be in playing 11? किसका क्या नंबर होगा? देखिए, अभी जो हमने बात की कि हम तो जीतेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे, और हम जो लास्ट सीरीज जीते हैं कुछ दिन पहले जनूबी अफ्रीका के साथ इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में, मैं कुछ दूसरी तस्वीर आपके सामने रखना चाहूंगा। ना वो बल्लेबाज आपके पास हैं जिनके ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं, वो अपने ऊपर बेचारे भरोसा नहीं कर रहे हैं, और आपकी टीम जीती जरूर है, लेकिन एक ऐसी टीम से जीती है जो बेयारो मददगार टीम थी, जिसके पास प्लेयर नहीं थे, जो नए खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तान में आए और वो बहुत कुछ सीख कर गए हैं।
पाकिस्तान और श्रीलंका का अगर मैं तकाबुली जायजा लेने की कोशिश करूं तो श्रीलंका ने इस साल 10 एक रोजा मैच खेले हैं, 7 जीते हैं, 3 हारे हैं। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में वो 4थे नंबर पर हैं। पाकिस्तान ने इस साल 14 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं, 10 हारे हैं। पाकिस्तान 5वें नंबर पर है, लेकिन होम ग्राउंड पर अंडर द कैप्टनसी शाहीन शाह अफरीदी आप फेवरेट टीम की हैसियत से मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर आपका इन्हिसार, आपका भरोसा वो कर लेगा, आज ये जिता देगा, इन्हीं चीजों के ऊपर है। क्योंकि जुनूबी अफ्रीका की सीरीज अगर आप देखते हैं तो 3 T20 मैचों में आराम करने वाले फखर जमान, नाम में उनके फखर जरूर है लेकिन बैटिंग में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको मैं कहूं कि फखर की बात है। 3 मैचों में 2 मरतबा वो जनाब अंडा खाकर चले गए। फिर बाबर आजम जिनके साथ लोगों का प्यार है, खुलूस है, चाहत है, मोहब्बत है, वो अपनी बैटिंग के साथ वो कर नहीं पा रहे हैं। 3 मैचों में 50 रन नहीं कर पाए वो। रिजवान पहले मैच में 50 करके टीम के ऊपर जो एहसान करके चले गए, उसके बाद उन्होंने दोबारा एहसान करने की कोशिश नहीं की। आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग का ये हाल है कि आपके पास 2 ऑलराउंडर खेल रहे हैं, हुसैन तलत और फहीम अशरफ। दुनिया की किसी टीम में एक जैसे प्लेयर नहीं खेलते। ये हमारे मामलात और सूरत हाल है। और बॉलिंग की भी बात कर लेते हैं। कप्तान ने ट्रॉफी जरूर उड़ाई है लेकिन उनके हाथों में विकेटें नहीं है। नसीम शाह किसी दिन चल जाते हैं और किसी दिन ऐसा लगता है कि वो बॉलिंग करना ही भूल गए हैं। हारिस रऊफ बहुत गुस्से में नजर आते हैं लेकिन वो गुस्सा कब निकालेंगे बल्लेबाजों के ऊपर, इसका मुझे इंतजार है। हाँ, लेकिन साइम को हमने या खतरनाक किस्म की वैसे आपने रिपोर्ट दी है, कंसिडरिंग के पिछले जो टूर्नामेंट से हम जीतते ही आए हैं, मुश्किलों से भी हो बट जीते तो हैं। साइम ऑल्सो हैज टर्न इनटू अ काइंड ऑफ एन ऑलराउंडर बिकॉज उनकी हमने बैटिंग से बेहतर उनकी बॉलिंग और बैटिंग भी अच्छी है, नो डाउट, लेकिन बॉलिंग हैज कम एज अ सरप्राइज एंड ही हैज बीन क्वाइट सक्सेसफुल। बिल्कुल ठीक है आपने उमा। और साइम अयूब कि जैसा प्लेयर मैंने नहीं देखा दुनिया में जी। बहुत ज्यादा ओवररेटेड हो गए हैं। एहलियत, सलाहियत पता नहीं कब उनके अंदर से निकल कर आएगी। और मसला हमारे साथ ये है कि जो टीम में खेल रहा है, हमारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट पंडित हैं, जो टीम में खेल रहा है हम चाहते हैं कि वो टीम में, और जो बाहर बैठा हुआ होता है हम चाहते हैं वो अंदर आ जाए टीम के अंदर। साइम अयूब की जो परफॉर्मेंस है इंतहाई माजरत के साथ, उनका असल काम बॉलिंग करना नहीं है, बैटिंग करना है। और जब बैटिंग करें तो ऐसे करें कि लगे कि जी साइम अयूब जो है वो पाकिस्तान का एक टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन वो टैलेंट जो है वो सिर्फ नाम में ही दिखाई दे रहा है, काम में नहीं नजर आ रहा। नहीं तो आप मतलब ही हैज स्कोर्ड वेल एज अ बैटर। आप बाकियों की निस्बत आप देखें ना कि साइम ही खड़े हुए हमें नजर आए। क्या चाह रहे हैं आप उनसे कि बैक टू बैक सेंचुरियां हो? मतलब कोई अपनी विश लिस्ट दे दे हमें। हाँ, हम कहते हैं बच्चे पे रहम खाएं। उन्होंने ऐसी बात नहीं है, उन्होंने देखिए जुनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के 6 मैचों में 3 सेंचुरियां स्कोर की थी। लेकिन देखिए हुमा, ये 25 करोड़ आवाम का मुल्क है। यहाँ पर मैंने दुनिया में देखा है कि चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप का चैंपियन कैप्टन रोहित शर्मा को उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, अब आपकी जरूरत नहीं है। विराट कोहली को उन्होंने कहा कि जी बहुत शुक्रिया आपका, मानोस लबोशैन दुनिया का एक उभरता हुआ क्रिकेटर है, उसको ऑस्ट्रेलिया ने ड्रॉप कर दिया। हम ड्रॉप करते हुए हाथ हमारे कांपते हैं। हमारे सेलेक्टर जो है वो ये भूल जाते हैं कि जी उनका काम सिलेक्शन करना है। वो कहते हैं नहीं, नाम पे मैं तो नहीं है ना या ऑल्टरनेट्स क्या, दुनिया में सब जगह बैकअप होता है, डोमेस्टिक मजबूत होता है। हम यहाँ पे आप देख लें हमारे डोमेस्टिक, हमें तो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की भी समझ नहीं आती, जितने रन वहां बन रहे होते हैं पता नहीं हमारे इंटरनेशनल मैचेस में अगर होम सीरीज भी हो नहीं होता तो वो रन ट्रांसलेट नहीं होते। पिचों का फर्क है, माहौल का फर्क है, क्या फर्क है? सो हमारे बता दीजिए हमारे पास बैकअप क्या है? देखिए ट्रांसलेट अगर आप करना चाहें तो हो सकता है, अब तो चैट जीपीटी भी आ गया है। आप ये देखिए कि आप मिडिल ऑर्डर बैटिंग में आपने हसन नवाज को ड्रॉप कर दिया, आप मिडिल ऑर्डर कोई बैट्समैन ही नहीं है आपके पास जी। नहीं आप बात कर रहे हैं कि जी ट्रांसलेट करें, आप नए खिलाड़ियों की तरफ जाएं, आप नए खिलाड़ियों को खिलाएंगे तो खेलेगा ना। आपने फैसल अकरम को जुनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में पानी पिलाने के लिए रखा हुआ था। हसीबुल्लाह को आपने किसी एक मैच में आपने दम नहीं था कि आप रिजवान को कहते हैं रिजवान मेरे भाई बाहर बैठ जाओ, आज हम मैच में विकेट कीपिंग करा लेते हैं हसीबुल्लाह से, नहीं कर सके आप। बाबर आजम की अगर मैं बात करूं, वो बॉलर से आउट नहीं हुए तो रन आउट होकर चले गए। और हमारे कोच ये फरमा रहे हैं कि यार बाबर आजम जो है वो बेहतरीन अंदाज में बॉल को मिडल कर रहे हैं। दुनिया में वाहिद टीम है जिसके बल्लेबाज जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी फॉर्म को तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। मैं इंतहाई माजरत से आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब ने इस बार एक कैटेगरी नहीं रखी है, मैं दोनों हाथों से उनको सलाम पेश करता हूं। बिल्कुल उन्होंने ठीक रखा। मुझे आप ये बता दीजिए जो बाबर की, रिजवान की परफॉर्मेंस है, अगले बरस जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे होंगे, ये बी में क्या सी में भी नहीं होंगे? हाँ नहीं, परफॉर्मेंस तो जाहिर है नहीं अच्छी। I mean, there's always a lot of room for
इम्प्रूवमेंट। या दैट्स ऑल द टाइम वी हैव, थैंक यू सो मच। आप लोगों को बता दें जी कि दोपहर 2:30 बजे मैच जो है वो शुरू होगा और मतलब डिस्पाइट एवरीथिंग इंशाल्लाह वी वुड विन। भाई हम अकेले नहीं आलूदगी सिर्फ हमारा प्रॉब्लम नहीं है, भारत का भी मसला है, पाकिस्तान का भी मसला है, और अब दुबई को भी इस मामले पे नजर रखनी होगी। दुबई एयर क्वालिटी इंडेक्स में खतरे की निशानदेही कर रहा है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि वो इसके तदारुक के लिए क्या क्या कर जाएंगे। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि लोग जो है ना वो बढ़ती आलूदगी के खिलाफ सड़कों पर निकल रहे हैं और दुबई जैसा इंटरनेशनल शहर भी अब फ़िज़ाई आलूदगी से महफूज नहीं रहा और वहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स आजकल जो है ना 150 से भी ज़्यादा हो गया। लेट्स टॉक अबाउट इट, वी हैव आवर कॉरेस्पॉन्डेंट विद अस जो दुबई से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा सिप्ते, दुबई वगैरह में रेत की तूफान का तो हमने सुना था, बताया जा रहा है कि फ़िज़ाई आलूदगी बहुत बढ़ गई है। जाहिर है दुबई का हजम भी बढ़ गया है, आबादी भी बढ़ रही है, गाड़ियाँ बहुत बढ़ रही हैं, तो क्या वजूहात सामने आ सकी हैं इस फिनोमेना की दुबई में? जी अब्दुल्ला और हुमा, जैसा कि आपने कहा कि दुबई की आबो हवा भी जो है वो तेज़ी से मुतासिर हो रही है, आलूदा हो रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है यहाँ पे मुतासिर हो रहा है। इसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहले तो यहाँ दुबई की आबादी जो है मुसलसल इजाफा हो रहा है और तकरीबन 40 लाख अफराद इस वक्त रोड की आबादी बताई जा रही है और मुसलसल यहाँ पर गाड़ियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। हुकाम ने बताया है कि 4 लाख गाड़ियाँ गुज़श्ता साल नई गाड़ियाँ रोड्स पर आई थी, तो मुसलसल गाड़ियों का इजाफा हो रहा है। ये वैसे ही आपको पता है कि रेगिस्तानी शहर है, रेगिस्तान पर बनाया हुआ एक शहर है, तो यहाँ पर आबो हवा में मुसलसल गर्दो गुबार तो होता ही है और इसके साथ साथ यहाँ पर फैक्ट्रीज़ लग रही हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बड़ी तेज़ी से तरक्की पा रही है। तो मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से तेज़ी से यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मुतासिर हो रहा है। लेकिन ये बताएं कि ये सब कुछ तो समझ आ गई है, हुकूमत ने इस सिलसिले में क्या इक़दाम तजवीज़ किए हैं और आम आदमी जो है वहाँ जो रहते हैं उनकी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है? जी, इस दुबई की एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर करने के लिए हुकूमत बड़े जदीद इक़दाम यहाँ पर कर रही है और ख़ास तौर पर गुज़श्ता साल भी हमने देखा कि यहाँ पर दरख्तों की एक बड़ी तादाद जो है वो लगाई गई, बल्कि उसका ख्याल भी रखा गया। यहाँ पर हुकाम ने बताया है कि 2,16,000 दरख्त जो है वो एक साल में लगाए गए हैं और इस दफ़ा इन्होंने टारगेट 2025 का रखा था कि तकरीबन 3 लाख दरख्त दुबई के शहर में, दुबई की रियासत में लगाने हैं। तो ये टारगेट भी तवक्को है कि पूरा किया जाए। इसके अलावा हुकूमत ने यहाँ पर जो मुख्तलिफ छतें हैं, स्कूल्स हैं, दफातर हैं, वहाँ पर एयर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का भी, जैसे एसी प्लांट्स होते हैं उसके साथ एयर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का भी यहाँ पर जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया है, वो भी लगाए गए हैं। तो बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे दफातर में ये एयर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिए गए हैं। जब रिसोर्सेज तो इकराम भी उसी हिसाब से ले लेंगे लोग। कराची में कई साल से जारी है रेड लाइन मंसूबा, जिसकी वजह से शहर की मसरूफ तरीन सड़कें जो हैं वो ज़ाहिर है खंडरात का मंजर पेश करती हैं। मिनटों का सफ़र, पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी रोड, जहाँ पे इट इज़ अ ड्राइंग रूम डिस्कशन। एक आम आदमी की ना, आम के अलावा तो नहीं होगी ये डिस्कशन, एक आम आदमी की डिस्कशन ये होती है, किसी ने जनाजे पे जाना हो, किसी ने शादी पे जाना हो, किसी ने किसी की अयादत करने जाना हो, कि यूनिवर्सिटी रोड से कैसे गुजरना। मैं आपको बताऊँ, मैं जब कराची मूव हुई थी ना, बड़ा अरसा हो गया, तो अब में तब भी यूनिवर्सिटी रोड के हालात यही थे, बात होती थी, मैंने कभी देखी नहीं हुई थी। आई यूज्ड टू वंडर चलो कभी ना कभी बन जाएगी, ठीक हो जाएगी। अभी तक यही हाल है, ये देख लें, कुछ आपको हम दिखा भी रहे हैं। तो ट्रैफिक का तो संगीन मसला है ही है और कुछ असर नज़र भी नहीं आ रहा कि ये ठीक होगा। अब K4 मंसूबे के तहत भी पानी की पाइपलाइन डालने के लिए मिलेनियम से लेके आने वाले ट्रैफिक के लिए यूनिवर्सिटी रोड जो है वो अजीज भट्टी पार्क से वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तक बंद कर दी गई है। देखिए, तरक्याती काम होता है, एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड, वी आल्सो अंडरस्टैंड। इसमें ये नहीं है कि ये तरक्याती काम क्यों हो रहा है, लेकिन ये पॉइंट ये होना चाहिए। और K4 मंसूबा ज़ाहिर है पाइपलाइनें डलनी है, वो डलनी ही है, लेकिन एट द सेम टाइम खदशात ये हैं कि ये एक तो वक्त पे मुकम्मल हो जाए, फिर जब ये मुकम्मल हो जाए तो जो सड़क बर्बाद हुई होती है तरक्याती काम की वजह से, वो कोई बना भी दे। और कोई क्वालिटी कंट्रोल होता है, काम के मयार की बात हो रही है। मतलब आपने जो कहा है ना, वो सड़क जब बन जाए तो बन गई, उसके बाद दोबारा बार बार ना खोलें। ये प्रॉब्लम है हमारा, जो चीज़ अरसे में कंप्लीट होती है उसके बाद चंद अरसे बाद कुछ और, उसमें कोई पाइपलाइन डालनी होती है, कुछ और होता है। खैर एनीवे, ये जो जी मरहला है, पहला मरहला है, उसमें K4 मंसूबे के तहत 96 इंच जो है उस डायामीटर की स्टील की लाइन बिछाई जा रही है। दूसरे मरहले में वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से हसन स्क्वायर तक 72 इंच कतर की लाइन डाली जा रही है। कराची वाटर एंड सीवेज सर्विसेज के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं मोहम्मद उस्मान मौज़म, कहते हैं कि पानी की पाइपलाइनें डालने का काम 30 दिसंबर तक
मुकम्मल कर लिया जाएगा। वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक आई वुड से। और सुने क्या कह रहे हैं। यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर 2.7 किलोमीटर का पोर्शन है जो कि पार्ट ऑफ K4 ऑगमेंटेशन वर्क्स है। इसमें 260 MGD जो है वो एडिशनल पानी जो है वो कराची के बल्क सिस्टम के अंदर आएगा इंशाल्लाह, और जिससे जो है वो जो पानी की डेफिशिएंसी है कराची के अंदर वो उससे जो है वो पार्ट ऑफ इट जो है वो पूरी होगी। और ये प्रोजेक्ट जो है इसका 6 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन था जो कि 31 दिसंबर 2025 को इंशाल्लाह हम कोशिश पूरी करेंगे। अच्छा चलें, ये प्लानिंग कोशिश करेंगे वो, ये कोशिश वाली बात है। देयर इज नो प्रॉमिस। मतलब हाँ, इफ यू वर टू बेट उन्होंने ऑलरेडी, मुझे लग रहा है मतलब किसी की नीयत पे शक नहीं करना चाहिए, लेकिन जो प्रेमिस बनाया जाता है ना, जबकि 6 महीने का टाइम था, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम 31 दिसंबर तक पूरा कर दें। हमारी तमाम दुआएं और सपोर्ट आपके साथ हैं, लेकिन हमने जहन थोड़ा थोड़ा बना लिया और अपने आप को रूम दे दिया जाता है कि हो गया, नहीं हुआ तो नहीं सही, क्या किया जा सकता है। एनीवे, आपको ये भी बता दें कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने ट्रैफिक पुलिस और मुताल्लिका हुकाम को हिदायत दी है कि शहरियों को परेशानी से बचाने के लिए मुतबादिल रास्ते फराहम किए जाएं। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है। हैरान कुन बात यह है कि कल रात ही से यूनिवर्सिटी रोड बंद करने का फैसला कर लिया गया था, मगर अगले दिन शहरियों के लिए कोई ऑल्टरनेटिव रूट्स जो है उसका एहतमाम नहीं किया गया। मतलब रोड बंद कर दिए, लेकिन ये नहीं बताया कि और इर्द गिर्द से कहाँ से जाना है। तो लोग रास्तों की उनकी सड़कें भी आई होप के बिल्कुल ठीक होंगी, पक्की होंगी, खड्डे नहीं होंगे। छोड़ दो, पहले तो ये नहीं पता, लोग रास्तों की तलाश में घंटों सड़कों पर ख्वार होते रहे। उनको गाइड नहीं किया गया कि दिस रोड इज क्लोज्ड, गो ऑन दैट साइड, टेक दिस डिटूर। मतलब जो चीजें होती हैं, आपको बोर्ड्स लगाने पड़ते हैं, इसकी तैयारी करनी पड़ती है, वो टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, मतलब आपको कहीं ये लिख कर लगाना पड़ता है। काशिफ से पूछते हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ बात कर लेते हैं। सादिया जावेद साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, तर्जुमान हैं सिंध हुकूमत की। काशिफ बताइएगा, ऑल्टरनेट रूट्स पहले तो हमें समझा दीजिए कि क्या हैं, और बता दिया गया है लोगों को, कुछ आवेज़ा किए गए हैं साइन बोर्ड्स वगैरह या नहीं? अब्दुल्ला हुमा, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा कि K4 मंसूबा जो है उसके तहत जो काम हो रहा है वो गलत नहीं हो रहा, ऑन टाइम शुरू हो गया है, एक डेडलाइन भी दी गई है, लेकिन वो क्या डेडलाइन के तहत पूरा होता है या नहीं, एक तो प्रॉब्लम ये। दूसरी प्रॉब्लम ये कि इस मंसूबे के तहत जो प्लानिंग होनी चाहिए थी वो प्लानिंग नहीं रखी गई है। मिसाल के तौर पर ये रोड जो है वो वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से नीपा तक जो है वो बंद किया गया है। इसकी जो डाइवर्जेंस बनाई गई है बड़ी मुख्तलिफ बनाई गई हैं, और उस पर ना कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात किया गया है, और ना ही ये समझ आ रही है कि अगर कोई शख्स नीपा से जो बैतुल मुकर्रम की तरफ आता था वो अब अगर डाइवर्जेंस लेता है तो डाइवर्जेंस इसके लिए ये रखी गई है कि वो वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के लेफ्ट हैंड पर जो कट बनाया गया है उस कट से आप शांति नगर और गुलशन इकबाल के इलाके में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन उस इलाके में अगर आप दाखिल होते हैं तो आप अगर हसन स्क्वायर जाना चाह रहे थे तो उसके लिए आपको बड़ा लंबा रूट लेना पड़ रहा है। तो ये डाइवर्जन जो है बिल्कुल समझ से बालातर है कि ये कैसी बनाई गई है। और अगर आप एक डाइवर्जन के बारे में मुझे आपसे पूछना है, मॉडल टाउन कॉलोनी कब्रिस्तान से एयरपोर्ट जाने वाला रास्ता भी बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से अतराफ में बहुत ट्रैफिक जाम है, वो रोड क्यों बंद पड़ा हुआ है? बिल्कुल अब्दुल्ला, देखें जो प्रिंटिंग प्रेस है मॉडल कॉलोनी के करीब, वहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, और जब तक एयरपोर्ट के अतराफ का जो कट है उस कट को बंद नहीं किया जाता है तो ट्रैफिक का फ्लो बेहतर रहता है। लेकिन बताया जाता है कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र उस कट को आर्जी तौर पर गुज़िश्ता रोज़ बंद किया गया। उसके बाद जो लोग वहाँ आधे घंटे का सफ़र तय करते थे वो कल 3 घंटे तक ट्रैफिक में फंसे रहे, और आज भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है। मलिर कैंट रोड है ये, जब चेक पोस्ट नंबर 5 से आप शारा फैसल की जानिब आते हैं तो बीच में जो प्रिंटिंग प्रेस का जो पूरा पैच है वो मुकम्मल तौर पर तबाह है, जिसकी वजह से कट भी बंद कर दिया गया है, और कट बंद होने की वजह से काशिफ आप हमारे साथ रहे। सादिया जावेद साहब अभी हमारे साथ हैं, उनसे पता कर लेते हैं, स्पोक्स पर्सन सिंध हुकूमत। सादिया साहिबा, सबसे पहले तो यही हम बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, जो काम शुरू होना था वो अब हो रहा है, वादा भी हो गया जी कि ये टाइम लाइन है, इसमें ख़त्म हो जाएगा। ऑफ कोर्स फॉर दैट वी विल वेट एंड सी, लेकिन कोई ऑल्टरनेटिव रूट्स तो दें। लगता ऐसा है जब इस तरह काम शुरू हो तो लगता है कि फार साइटेड अप्रोच नहीं है, मतलब एड हॉक बेसिस पे हो रहा है कि आओ जी अभी फैसला हुआ है रोड बंद कर दें। ये नहीं बताया कि लोगों ने, अवाम ने, सैकड़ों गाड़ियां, मतलब हजारों लाखों लोगों ने इर्द गिर्द से कैसे निकलना है, तो वो सारी प्लानिंग क्यों नहीं हुई?
थैंक यू वेरी मच। हुमा, देखें, क्योंकि आपको पता है कि K4 का मंसूबा कराची की ऑगमेंटेशन का काम होना था। जो आपने बात की ना कि जब पता होता है कि यहाँ से पाइपलाइन गुजारनी, चाहे वो गैस की हो, चाहे वाटर की हो, चाहे सीवरेज की हो, जब रोड बन के तैयार हो जाता है तो वो मुतालिका इदारा आ जाता है। वाटर बोर्ड ने सिंध गवर्नमेंट से ये बात की कि जी क्योंकि ऑलरेडी K4 रेड लाइन पे काम हो रहा है, हमें भी साथ में काम करने दिया जाए। जो आप ऑल्टरनेटिव रूट की बात करें, मेरे पास तो एक वेबसाइट से रोज़ाना ट्रैफिक पुलिस का वो ऑल्टरनेटिव रूट का मैसेज आता है, लेकिन अगर वो अवाम नास तक नहीं जा रहा तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि अवाम को तकलीफ हो रही होगी। तो मैडम वहाँ क्यों नहीं लगाए हुए बोर्ड्स वगैरह, जिस तरह पूरी दुनिया में डिटूअर, टेक राइट, लेफ्ट, टेक दिस रोड, वो टेम्परेरी आरजी बोर्ड लगे हुए होते हैं ना। जी जी बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि ये वाटर बोर्ड की भी जिम्मेदारी थी। खैर, अगर कोई ये कहे कि जी बताया नहीं गया था तो टीवी और सोशल मीडिया के थ्रू अनाउंसमेंट तो शुरू हो गई थी कि जी रोड बंद किया जा रहा है, ये तो कोई नहीं कह सकता। एवरीबडी नो अबाउट इट। बट हाँ, ऑल्टरनेटिव रूट का मैंने भी उस तरह टीवी पे भी नहीं देखा है और ना ही सोशल मीडिया पे देखा है। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने कल ही इस चीज़ का नोटिस ले लिया था और मैं समझती हूँ कि आज इस चीज़ में बेहतरी आ जाएगी, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की तैनाती के लिए होम मिनिस्टर साहब ने भी और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि उस इलाके में ऑलरेडी लोगों को, मैं इस बात से इनकार हुई नहीं कि रेड लाइन की वजह से ऑलरेडी लोगों को तकलीफ का सामना है। ज़हनी तौर पर बीमार हो गए हैं सादिया साहिबा। हमारे लिए, हमारा वहाँ से नहीं गुजरना होता, लेट्स बी ऑनेस्ट, शायद आपका भी नहीं होता होगा, लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्तों का गुजरना होता है। लोग नहीं, आपकी बात देखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और इसीलिए जब ये काम शुरू किया गया तो वाटर बोर्ड से एक डेडलाइन मांगी गई है। मैं कल भी मिनिस्टर PND से इस मामले पे मिली थी और मैंने उनसे कहा, क्योंकि जाहिर सी बात है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का एक शोबा है सूबे में। मैंने उनसे पूछा कि जी, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ये इंश्योर किया जाएगा, चीफ मिनिस्टर खुद मॉनिटर करेंगे कि ये 50 दिन में। अच्छा साथी साहब, एक सवाल ना मैं आपसे पूछना है, और पता है क्या, हमने मुर्तज़ा वहाब साहब से भी पूछा था, जब भी हम कोई काम देखते हैं ना कराची में, ज़ाहिर हो रहा होता है तो इंतज़ार करते हैं कि जल्द ख़त्म हो जाए। जब हो जाता है ना तो उसमें ऐसा लगता है कि बड़ा हाफ हार्टेडली किया गया है। जैसे ई चालान सिस्टम नफाज हुआ, उसका बड़ा अच्छा है, जाहिर है ओवरऑल जनरली इन द लॉन्ग रन शहर की ट्रैफिक बेहतर होगी, लोगों को तमीज़ आएगी, निज़ाम बेहतर होगा ट्रैफिक का। ई चालान सिस्टम के नफाज के बाद DIG ट्रैफिक जो है फेसबुक पे पोस्टर लगा रहे हैं, देखें जी अब हमने सड़कों पे मार्किंग शुरू कर दी है। जब कोई सड़क बन जाती है तो हम देखते हैं कि एक साल उसका जो साइड वॉक होता है वो उधड़ा पड़ा रहता है। अब इन दिस केस भी ये काम होना था, ज़रूरी था, हो रहा है, तो किसी ने जहमत नहीं की कि जी हम कोई बोर्ड लगा दें। सो वो जो हाफ हार्टेडनेस है ना, उससे लोगों को परेशानी होती है और कराची में बसने वालों को तकलीफ होती है। और सादिया साहिबा, टू ऐड टू इट, उसके बाद जो वो क्वालिटी उस चीज़ की निकलती है वो भी कोई ख़ास इतनी नहीं होती, बिकॉज हमने बहुत सी नई सड़कें देखी हैं जो खोल दी गई और फिर वो कुछ महीने ही चल पाई और उनमें क्रैक्स वगैरह है। अभी देखिए, बड़ा एक कॉमन प्रैक्टिस है। जी हुमा, अब की दफ़ा मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची ने ये बहुत अच्छा एक काम किया जिसका हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, कि जो उन्होंने कराची की सड़कों की बहाली का काम, जो 60 दिन उन्होंने ऐलान किया है कि 60 दिन में वो मुकम्मल करेंगे, जो KMC के अंडर सड़कें आती हैं, उन्होंने उन कॉन्ट्रैक्टर्स को ये कहा है कि वो इंश्योर करेंगे कि वो सड़कें भी बनाएंगे, साइड में जो फुटपाथ या जो भी डैमेज है वो भी बनाएंगे, और 1 साल तक उस सड़क में अगर कोई खराबी आएगी तो वो इंजीनियर और वो जो कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है वो जिम्मेदार होगी, और साथ में अगर वो काम मेयारी नहीं करेगी तो उसको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, उससे सिंध हुकूमत और KMC काम नहीं कराएगी। जब तक लोगों को सज़ा का तसव्वुर नहीं दिया जाएगा, मैं समझती हूँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स ये समझते हैं कि हमने काम कर लिया, उसके बाद हमसे ना गवर्नमेंट पूछेगी, और अगर अवाम नास
को भी शिकायत होगी तो वो भी रिपोर्ट करेंगे कि जी ये सड़क इन्होंने सही नहीं बनाई है, और उसको केएमसी के डिप्टी मेयर मॉनिटर कर रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जी एक रेड लाइन वाला मंसूबा ना, इस पे बात हो रही थी, इस पे ये भी बात आई, ये भी बयान आया कि अगर इसी रफ्तार से चलता रहा तो शायद 2035 तक भी मुकम्मल ना हो। इसमें फाइनेंशियल इश्यूज थे, जाहिर है जब जिस वक्त ये तय हुआ था उस वक्त डॉलर का रेट कुछ और था, वी ऑल नो दिस बाय नाउ, और हमने ही इतनी दफ़ा मुख्तलिफ नुमाइंदगान आपकी हुकूमत से आते हैं, डिस्कस किया है। तो वो जो क्लोजर के करीब था कि जी वो जो फाइनेंशियल डिस्प्यूट है वो तय हो जाए ताकि इस रूट की बहाली कि कोई डेडलाइन हमें नज़र आ जाए कि हाँ जी 2026 में ये मुकम्मल हो जाएगा। क्या हम उसके करीब पहुँचे? जी अब्दुल्ला, मैं आपको ये बताऊं कि जो जाहिर सी बात है, जब ये मंसूबा, वो आपने खुद कहा, आई एम नॉट, डॉलर रेट कुछ और था, आप कुछ और है। हाँ जी, डॉलर रेट कुछ और था, प्राइस फ्लक्चुएट कर गए। जो वो था, जो फ्लक्चुएशन आई प्राइस में, वो निगोशिएट हो गई है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री एंड बिटवीन द एडीपी एंड वर्ल्ड बैंक जो इस प्रोजेक्ट को फंड कर रहे हैं, वो हो गया है। और अब आप बहुत जल्द इसमें देखेंगे, इसमें बहुत तेज़ी से स्पीड नज़र आएगी, ताकि ये, क्योंकि हमें अंदाज़ा है कि बहुत तकलीफ़ है लोगों को, मेंटली टॉर्चर है वो उस जगह से गुज़रना। आप नहीं गुज़रते, मैं भी नहीं गुज़रती, लेकिन कराची का बहुत बड़ी आबादी उस रूट को इस्तेमाल करती है, और वो जिस कोफ से गुजरती है और जितनी हमें गालियाँ देती है, शायद ही कोई देता होगा, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि वहाँ, लेकिन अब वो मामला डेफिनेटली सीनियर मिनिस्टर साहब ने डिसाइड कर लिया है। जो एजेंसीज इस पे काम कर रही हैं इंटरनेशनल, उनके साथ वो मामला तय पा गए हैं। Got it, सारिया साहिबा, we get your point। एक और सवाल जो हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट काशिफ से पूछना चाहते हैं। काशिफ, वो ई चालान के प्रोग्रेस का जरा बताएं, कितने चालान हो चुके? एक बात तो पहले ही हुई थी, क्योंकि इतनी कंफ्यूजन शुरू में हो गई थी, तो कि पहले चालान सारों के माफ भी कराने का कोई ऑर्डर था, क्या वो हुआ कि नहीं हुआ, और अब क्या सूरत हाल है? देखें, गुज़िश्ता रोज़ तक की तो फिगर ये थी कि 55,000 ई चालान हो चुके हैं और 3800 लोगों की जानिब से शिकायत और मुख्तलिफ़ किस्म की माफ़ीनामे जो हैं वो जमा करवाए गए, और उसमें ये कहा गया कि उन्हें इस बार जो है वो ये चालान माफ़ कर दिया जाए और नेक्स्ट टाइम जो है वो इस तरह की गलती नहीं करेंगे। इसमें कन्फ्यूजन ये थी कि आया ये चालान जो है ये बिल्कुल वेव ऑफ हो जाएगा, बिल्कुल माफ़ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं था, बल्कि इसमें ये कंडीशन रखी गई है कि अगर आपसे पहली बार गलती होती है तो आपका चालान जो है वेव हो जाएगा, लेकिन अगली बार वही चालान दोबारा से दूसरे चालान के साथ लग कर आएगा। तो शहरी थोड़ी सी इस वजह से कन्फ्यूजन में थे। फिर साथ साथ DIG ट्रैफिक हो या फिर ट्रैफिक का जो भी अमला है जिसकी जानिब से ये तमाम तर निशानदेही करनी थी कि आया स्पीड लिमिट क्या है, तो इस हवाले से अब तक कन्फ्यूजन चल रही है। बताया जाता है कि मुख्तलिफ सड़कों की स्पीड लिमिट 30 है, फिर कहा जाता है कि 60 है, लेकिन अब तक ये कन्फ्यूजन दूर नहीं हुई है। शहरियों की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि उन्हें ये नहीं मालूम कि किस सड़क की क्या स्पीड लिमिट है, और अगर स्पीड लिमिट है भी तो कोई साइन बोर्ड कहीं भी नहीं लगाए गए अब तक भी। जो रोड मार्किंग का सिस्टम है उसे भी जो है वो बेहतर करने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन चल ही रहा है। तस्वीरें रोज अपलोड करते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले के जी अब इस सड़क पे भी मार्क हो गए हैं। जाहिर है ये पहले होना चाहिए था, एक प्लानिंग होती है। साथी साहब, एक सवाल जो बहुत आता है, क्योंकि एक और सड़क है कराची की, जहांगीर रोड, वो भी बस अरसा दराज से बर्बाद हाल है। काला पुल मतलब और भी बहुत सारी जगह हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी रोड पे तो जब होगा काम मुकम्मल तब होगा, लेकिन ये जहांगीर रोड वगैरह की बहाली का क्या प्लान है? जी, वो उस पर ऑलरेडी मेयर साहब ने काम शुरू करा दिया है, और मैंने आपको कहा कि उन्होंने 60 डेज़ का टाइम कराची के शहरियों से लिया है कि मैं कराची की तमाम सड़कें जो अंडर KMC आती हैं वो बहाल करेंगे। बाकी जो सिंध हुकूमत के या KDA के अंडर आती हैं उन पर भी काम शुरू हो गया, शहर की बहाली। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम से ये बात कहूँगी कि देखें, जैसे इस वक्त लियारी एक्सप्रेसवे पे फेडरल गवर्नमेंट काम करा रही है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह जो फेडरल टेरिटरीज हैं, लाइक मैं और आप डिफेंस में रहते हैं,
और डिफेंस की कुछ सड़कें खंडर के मनाजिर पेश करती हैं, क्योंकि यहाँ सीवरेज लाइन के लिए उन्होंने वो की थी। मैं ये आपके प्रोग्राम से कहूँगी कि जो तमाम फेडरेटिंग इदारे हैं जो इस शहर में मौजूद है, उनको भी चाहिए कि शहर की बहाली में अपना हिस्सा डालें, काम करें, ताकि मुझे और आपको वो चेंज नजर आए। सबकी हम यहाँ पे नाम लेके कहते हैं, हम KDA से कहेंगे, हम KPT से कहेंगे, विफाकी इदारा है, हम CBC से कहेंगे, हम DHA से कहेंगे, हम मलीर कंटोनमेंट की जो सड़कें बहाल होने वाली हैं उनसे कहेंगे, अब्दुल्ला, कैन वी जस्ट रिमाइंड के हम कब से कह रहे हैं इस सारे को वन विंडो ऑपरेशन हो जाना चाहिए, जिसका जिक्र बहुत बार होता है लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं। एक टोपी दूसरे सर यही चलता रहेगा और ये हो रहा है। बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा, that's all the time we have. काशिफ, thank you for being with us. अच्छा, इससे पहले हम नहीर साहब को ट्रिब्यूट दे रहे थे, कुछ और गाने भी हमने निकाल के रखे हुए हैं। टाइम हुआ तो जरूर आपको सुनाएंगे, लेकिन जो आर्ट्स काउंसिल कराची में आजकल हो रहा है ना, यू आर मिसिंग इट इफ यू आर नॉट देयर, यू आर इन कराची एंड यू नॉट देयर, तो बहुत मिस हो जाएगा। दुनिया से आर्टिस्ट आए हुए हैं, म्यूजिशियंस आए हुए हैं, डांसर्स आए हुए हैं, परफॉर्मर्स आए हुए हैं, म्यूरल आर्टिस्ट आए, मतलब यू नेम इट। आज रात बाय द वे जैज नाइट होने जा रही है इन आर्ट्स काउंसिल कराची, द वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल, और एक और हमारे साथ मेहमान, इनफैक्ट 2 और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और ये आए हैं केनिया से अपना बैंड लेके। बैंड का नाम है लिबॉय और सिंगर जो है उनका भी है लिबॉय, और उनके साथ म्यूजिशियन है, शुरू हो गई होगी शायद, और जो गिटारिस्ट हैं इनके साथ उनका नाम है कमोरा। सो वी वुड लाइक टू वेलकम लिबॉय एंड कमोरा, बोथ ऑफ यू, टू पाकिस्तान, कराची। हाउ डज इट feel to be here, Liboy? How did this all happen? बहुत शुक्रिया. It feels really good to be in Pakistan. All thanks to the Arts Council of Pakistan. It's such a beautiful place with beautiful people, amazing food. It's really nice to be here. Lovely. Yeah. We like it when people talk about our food, especially. We are very proud of it. Yeah. So, what have you brought to Pakistan? You're a singer and your musician is next to you. What kind of folk music do you play? So I do African contemporary music, which is basically traditional music blended with popular African genres. It's a bit of our stories or our cultures fused with the modern culture to create something that is hopefully for the future. We bring our stories from Kenya, from East Africa, from Africa, and also how we see the world to Pakistan. Oh, lovely. We're hoping to collaborate with artists from here who have been amazing, and we met yesterday. We actually arrived yesterday morning. So are you already performing or preparing some collaborations? Preparing some collaborations for the performance on Lovely. the 15th. Kamora, you are a guitarist obviously, but you know, what other roles do you have in the band? Do you help composing? Do you sing as well? And then we would request you, both of you, to perform something for us. We would love to listen to some music. Thank you so much. I play a big role in the band. I am a director of the music. Lovely. I also play the guitar, compose. I also do background vocals. Yeah, so all that, yeah, together. How nice. Would you please, both of you, give us a little sample of what people can expect when they come to hear you? Gone into it. It has this African flavor. I could actually picture myself on a bright sunny afternoon, you know, with surrounded by giraffes in an African plain. So it was so beautiful and it sounded so complete, yet you were just playing 2 instruments. In just a moment you transported us over there. Okay, your harmonies are beautiful. Kamora, I could hear your guitar, but what instrument are you playing, Liboy? Do you have something in your hand? Yeah, I am playing an instrument called kalimba. It's basically wood and metallic tines. It's from Kenya, but then this instrument back in the days traveled across different countries in Africa. So each country in Africa has this instrument, but in different languages. In Zimbabwe, it's called... the funny thing is, I was just telling Abdullah, somebody gifted it to me, a kalimba at home. I never knew how to play it. Oh. But this is the instrument. It is amazing. Thank you. So, while Liboy is here, you can go learn something. Yes, definitely. Which brings me to my other question. Are you guys also doing a workshop? Collaborating with Pakistani musicians? Yeah, actually today at around noon we're supposed to hold a workshop at one of the universities in Karachi. I'm forgetting the name, my bad. And also in the World Culture Festival, we're having another day where we're facilitating a workshop on music. It's going to be this week.
but then I'm yet to get the date. Yeah. Before moving on to the next request, we are getting so many messages that both of you sound so beautiful. Oh, shukriya. Already have become a big fan of your melodious voice. So, Thank you so much. Shukriya. So, yeah, and the most important part was that the whole thing sounded so complete without the support of any other instrument. It was just two instruments, guitar and kalimba. Yeah. Two artists and two instruments. But beautiful. So we can't get enough of you, that please. We are already in love with your songs. The most beautiful so we would like you the most beautiful part is that on our performance, which will happen on the 15th, we will be collaborating with artists from Pakistan, and some of the artists we've actually met before in Rwanda, which is how we got to have this exchange and got invited to come to play in Pakistan. Wow, that's so cool. Yeah. So we are really looking forward to that as well. 15th को by the way इनकी performance होने वाली and Arts Council of Pakistan Karachi. So practiced, rehearsed, produced music for our audience. उर्दू ऑडियंस इसमें एक ट्रांसफॉर्मेटिव एलिमेंट है, लगता है आपको ये लेके चले गए हैं अपने दुनिया में and that is the power of music Africa में basically. So thank you Leboy, thank you Kamora, thank you for coming to Pakistan and Karachi for Arts Council Culture Festival, and we are really looking forward to your performance on the 15th of November, which is Saturday, which is even great. Best of luck, enjoy yourselves, and आप लोगों के लिए ये है कि ना मिस करें, मतलब अदरवाइज ये कहाँ मौके मिलते हैं, इतना ऑर्गेनिक, इतना ऑथेंटिक अफ्रीका से म्यूजिक आया हुआ है, so don't miss it. That's All right, it. that is it. And we will see you tomorrow. Bye.